बने, यही लीला चल रही है और हम लोग मजबूर होकर केवल देख रहे हैं। तो मजबूर मत बनिए, मजदूर मत बनिए। आप मालिक हैं, आपके वोट से शासन चलता है, सरकार बनती है, इसलिए आपकी एक एक वोट का महत्व है। इस महत्व को समझिए, इसको बर्बाद नहीं होने दीजिए। तो जब मैंने ये सब कुछ बातें अरविंद केजरीवाल को कहा और मैंने कहा मैं तो जो जीत के जाएगा उसके बारे में ज्यादा चिंता करता हूँ कि वो आदमी गड़बड़ हो जाए और कुछ ऐसी बातें मैंने कही, तो वो समझ गए कि ये भीख मांगने वाले साधु नहीं है, ये तो बड़े समाज परिवर्तन करने वाले विचार रखते हैं। तो उनका चेहरा एकदम शिथिल पड़ गया एकदम। मैंने कहा कि आप प्राउड पढ़िए। प्रिय छोटे भाई विपिन बता रहे थे कि कैसे कैसे आज समाज में दुर्गति है। मैंने कहा ये बिल्कुल क्रांतिकारी पार्टी है, एक बहुत बड़ा जिहाद है पाप के खिलाफ, पाप शक्ति के खिलाफ। इसीलिए हमारे गुरु 7 साल जेल में रहे इसको लेकर। मैं भी काफी समय जेल में रहा हूँ, लेकिन हम लोग किसी व्यक्तिगत किसी अपराध में नहीं गए, ये सब राजनीतिक था। लेकिन वो माना नहीं जज। तो मैं वहां देखने के लिए गया था कि कम से कम उन लोगों को अपनी बात तो बता दूं कि क्या हुआ कोर्ट में। तो मुझे देख के वो लोग चले गए। वो 3 आदमी थे जो अनशन पर थे, अरविंद केजरीवाल और एक मनीष सिसोदिया और गोपाल राय। तो अरविंद केजरीवाल तो देखते ही मुझे टेंट में चले गए और मनीष सिसोदिया से 1-2 मिनट बात किया, मैं तो अनशन पर हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो भी चले गए। गोपाल राय से थोड़ी बात हुई तो भी बोले कि सो मैं बात करूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो मैंने नमस्कार किया, मैंने कहा कि मैं पूरा समर्थन में हूँ, आप चिंता मत कीजिए, चलते जाइए। और उन लोगों ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि 70 में 67 सीटें जीत ली उन्होंने, एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन इससे दिल्ली की हालत नहीं सुधरी। ज्यादातर प्रचार होता है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और इसको केजरीवाल जी अच्छी तरह समझ गए थे कि बीजेपी और कांग्रेस से अगर टक्कर लेना है तो हमें पैसे से मजबूत होना पड़ेगा। तो उन्होंने काफी तरीके से धन का संग्रह किया, जो कोई गलत काम नहीं है। वो कोई पैसा देके वोट नहीं लिए, लेकिन उन्होंने प्रचार पर अपराध पैसा खर्चा किया और भी तरह तरह से उन्होंने प्रयास किया और उनको विजय मिल गई। लेकिन इस विजय का लाभ आम जनता को नहीं मिला। नाम आम आदमी पार्टी है लेकिन नहीं मिला। ये सब स्थिति देख के मुझे बहुत आक्रोश आया मन में कि जनता क्या करेगी। जनता अपने को असहाय नहीं महसूस करे, लाचार बेचार नहीं महसूस करे। जनता को पूरी मानवता की मर्यादा देनी है। तब मुझे लगा कि अब मुझे राजनीति में जरूर कुछ करना चाहिए। नहीं तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीतिक भाषण भी नहीं देने आता है, लेकिन मैं पापियों का राज्य नहीं देख सकता, उसको खाड़ के फेंक दूंगा। लोग सोचते कैसे होगा, मैंने कहा कैसे नहीं होगा, पापी राज करेगा, एक दुष्ट सज्जन पर राज करेगा। मैंने कहा ये बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। लोग कहते अरे भगवान की इच्छा, प्रभु जब चाहेगा तो हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा प्रभु चाहेगा, प्रभु क्यों चाहेगा कि हम तकलीफ में रहें? प्रभु तो कल्याण सुंदरम है, उनका आशीर्वाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख नाप्नुयात्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी दूसरों को शुभ दृष्टि से देखें और किसी को भी किसी भी तरह की परिस्थिति में पड़ के कोई कष्ट भोग नहीं करना पड़े, यह प्रभु की इच्छा है। तो क्यों कोई तकलीफ में होगा? इसीलिए प्रभु की पूरी शक्ति हमें मदद करेगी। हम सही आदमी होने चाहिए बस, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सिंसेरिटी होनी चाहिए, मन वचन कर्म एक होना चाहिए। हमारी जीत सुनिश्चित है। इसलिए मैंने कहा मैं अपने जीवन काल में काम करूंगा। मुझे इंतजार नहीं करना है कि 100 साल 1000 साल लगे, हो जाएगा। क्यों नहीं मेरे जीवन काल में होगा? जब प्रहलाद अपने जीवन में जीत गया
जब मीरा अपने जीवन काल में सफल हुई और कितने लोग हुए, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं परमात्मा का भक्त नहीं हूँ? परमात्मा का मानने वाला नहीं हूँ? क्या दुखी आदमी से मुझे निस्वार्थ प्यार नहीं है? और मैं तो समझता हूँ कि दुखी आदमी से निस्वार्थ प्यार से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जो आदमी दुनिया से निस्वार्थ प्यार करता है, दुखी आदमी को अपने परिवार का अंश समझता है, उस आदमी से शक्तिशाली कोई नहीं है। उसके आगे बढ़ने की यात्रा कभी रुक नहीं सकती है। उसका विजय रथ अपने लक्ष्य पर पहुंच कर रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों माताओं, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस पार्टी को जानिए, समझिए, अपनाइए, इसके सदस्य बनिए। इसके जब चुनाव आए तो इसको वोट दीजिए, विजयी बनाइए। ये आपकी पार्टी है, आपकी अपनी चीज है। ये कोई नहीं है कि अरे उस पार्टी के लिए हमने सुना बड़ा अच्छा लगा। ये आप ही की पार्टी है, आप ही के लिए आई है। आप ही को इसे खड़ा करना है और आप ही को इसको विजय की मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा करेंगे और मैं बार बार आप लोग के बीच में आता रहूंगा जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होता है। नमस्कार, मेरी पूरी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा संतोष आनंद जी को। बहुत जिंदाबाद 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 नमस्कार, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाए और जो भी अपना 1 मिनट रुक जाए। थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि जो भी भाई आए हैं जरूर कम से कम नाम लिखवा लें, क्योंकि हम लोग आगे कैसे आप लोगों से मिल पाएंगे, किनके मन में क्या बात है। और एक और निवेदन, किसी को अगर कोई पूछना है कुछ भी, ये खुला अधिवेशन है, आप 1-2 लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे होगा, क्या दिक्कत है, एकदम बेहिचक, ये अपना समझ करके। और नाम जरूर लिखवा ले, थोड़ा नाम नंबर हम लोग लिखवा रहे हैं कि कल सदस्यता होगा। हम बहुत लोगों को पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मेरा निवेदन है थोड़ी सी जो है पेशेंस रखें, थोड़ा सा धीरज रखें और फिर हम लोग सब प्रस्थान करेंगे। लेकिन वहाँ नाम, एक कॉपी चल रहा है जिसमें नाम नंबर लिखा रहा है। धन्यवाद। तारनी जी आपके बीच आकर के डॉक्टर तारनी कुछ बताना चाहते हैं, जल्दी, बहुत जल्दी, जल्द समय में मुख्य बातें बताने के लिए कृपा करें। हमारे सभी उपस्थित भाग लेने वाले आम सभा में सबों को मेरा नमस्कार। सभी मुद्दों पर बात इतनी आसानी से सहज भाषा में हमारे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बता दिए। हम समझते हैं कि लगभग आप सबों को भली भांति समझ में आ गया होगा, इसमें दो मत नहीं है। जिसमें ये कहा गया कि आप लोग वोट देते हैं, स्पष्ट है कि सर जब वोट इलेक्शन का समय आता है तो आप लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सभी व्यक्ति वोट देने का अधिकार है और आप लोगों को घर से बुला बुला करके लोग वोट दिलवाने के लिए ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आपको 18 साल की उम्र हो जाने के बाद सिर्फ वोट का ही अधिकार मिलता है, देने का अधिकार मिलता है। तो आप लोगों से कहना यह है कि अगला इलेक्शन में अगर कोई भी व्यक्ति वोट मांगने आपसे आता है किसी के पार्टी को लेकर के, तो आप उनसे अवश्य प्रश्न कीजिए कि जब वोट देने का अधिकार हमको है नाबालिग होने के बाद, 18 साल होने के बाद, तो आप हमें नौकरी देने का भी अधिकार हमें है, नौकरी लेने का अधिकार है। जब वोट आप दे सकते हैं तो हमें नौकरी की गारंटी दीजिए। ऐसे बातों पर की भी चर्चा रखनी पड़ेगी। दूसरी बात,
कि अभी जो शिक्षा की जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, जब तक हमारी शिक्षा अध्यात्मवादी नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद हमें भी नहीं पहचान पाएंगे। आए दिन हम देखते हैं कि जिन गरीब विषम परिस्थितियों में, गरीबियों में हम अपने बच्चों को लिखा पढ़ा करके अफसर बनाते हैं और अफसर बन जाने के बाद जब उनसे हम कुछ दिनों के बाद मिलने जाते हैं तो वह पुत्र, वह बेटा, वह सपूत हमें पहचानने से भी इनकार कर जाता है क्योंकि उनकी प्रेस्टीज रह जाती है। तो ऐसे संस्कारहीन, भ्रष्ट, करप्ट जो शिक्षा पद्धति है इसको भी उखाड़ करके फेंकना होगा। और हमें जब तक अध्यात्मवादी शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे संस्कारी नहीं होंगे। आपसी विवाद होता रहेगा। सभी जगह, सभी लोग, सभी महात्माओं, सभी ग्रंथों में कहा गया है कि दुनिया ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश से नहीं चलती है। यह दुनिया, यह संसार, परिवार सभी प्रेम, मोहब्बत, प्यार से चलता है। इसलिए प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया आप लोग को एक संदेश देती है कि आप सभी लोग आपस में मिलकर प्रेम भाव को बनाएं और इसको दुनिया आगे बढ़ाएं। इसलिए हम का एक नारा है, तेरा भाई मेरा भाई सबका भाई पीवीआई। तेरा भाई मेरा भाई सबका भाई पीवीआई। इतना कहकर अपना धन्यवाद डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब लास्ट में सिर्फ मैं ये 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए, जिसकी छाप आज के बाद हमेशा रहे, लगातार कुछ न कुछ दिखे। उसके लिए पहले तो कुछ पूरा वादा नहीं है, लेकिन एक प्लान चल रहा है कि कुछ कोऑपरेटिव सिस्टम शुरुआत हो। तो कुछ सरसों का बात चल रहा है, 10 क्विंटल सरसों मंगवाने का और शुद्ध सरसों तेल मिले, वहां से यहीं से रोजगार मिले। दूसरा, मैं कोशिश करूंगा, संभव हुआ तो, मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करिएगा, कि यहाँ इस क्षेत्र में भी पढ़ो पढ़ाओ अभियान चले जो शुद्ध रूप से निस्वार्थ कोऑपरेटिव सिस्टम है, जो प्राउड पर बेस्ड है। मैं कोशिश करूंगा वो हो, क्योंकि एक दिन हो जाने के बाद खत्म ये नहीं होना चाहिए, इसका प्रभाव हमेशा रहना चाहिए, ये मेरा सोच है। तो मैं ऋषिदेव कुमार मुंगेर से शोधार्थी का छात्र हूं, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया से जुड़ा हुआ हूं। आप लोगों से निवेदन है कि 2 ही चीज है जो दुनिया बदल सकती है, एक नैतिकवान आदमी शासन में आवे और दूसरा बात नीति हो। हम लोग तकलीफ में कैसे गए, ना नैतिकवान आदमी रहा शासन में, ना उसके पास नीति है। तो हमारे पास नीति है, प्राउड नीति, जिसमें समान शिक्षा, खेती के लिए उद्योग, खेती को उद्योग का दर्जा मिले कृषि को, और सभी लोगों के लिए, मजदूर के लिए। अभी जो है ना प्लान बन रहा है सिर्फ खरबपतियों के लिए। एक बात मैं दावा करके कहता हूं, आजादी के बाद भारत के जितने लोगों ने कमाया है कि भारत का एक आदमी भी गरीब नहीं रहता। आप रिसर्च करके देख लीजिए। क्यों? फिर गरीबी क्यों है? क्योंकि गरीब कमाते हैं और पैसा अमीरों के पॉकेट में जाता है, खरबपतियों के पॉकेट में जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में कभी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। और अगर गरीबी खत्म करना है, आजादी के बाद इतना इससे कम कमाया है जो देश हमसे आगे निकल पड़ा है। इसलिए सबसे पहले अमीरी रेखा, मतलब अमीरी सीमा, एक ऐसी सीमा कायम हो कि एक सीमा तक अमीर हो, उसके बाद की संपत्ति गरीबों के कल्याण में लगे। लेकिन नहीं, पूरे ये क्या है व्यवस्था कि आप कमाइएगा, मक्का बुनिएगा, गेहूं बुनिएगा, आपको पैसा 15 रुपया किलो, 20 रुपया किलो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा गेहूं का, और पैसा सोखा जाता है शहर की ओर। शहर में कुछ नहीं होता, कंकड़ पत्थर के अलावे कुछ नहीं है, लेकिन शहर शोषण करके हम लोगों के पैसा से चमकता है, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो, कलकत्ता हो। और इन शहरों में 9 खरबपति ऐसे रहते हैं जो भारत की आधी संपत्ति हड़प चुके। मैं हड़पना इसलिए कहता हूं कि ये जो हो रहा है ये व्यापार नहीं है, ये हड़पना, ये चोरी है, ये डकैती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, 1 रुपये के बोतल में, 2 रुपये के बोतल में पानी भरकर 20 रुपया बेचा जाता है, और आपका दूध, आपका सब्जी, आप
आपका जो अनाज है वो कीमत आप तय नहीं कर सकते। पानी का भी कीमत तय करता है उद्योगपति। कल चाहेगा तो 100 रुपया में बेचेगा, लेकिन आप कब तय करेंगे अपने अन्न, अपने मेहनत की कीमत? आपकी मजदूरी भी फिक्स नहीं है, तय नहीं की जाती है कि आपको इतना रुपया मिले ही। फिक्स भी होता भी है कागज पर, तो आपको मिलता नहीं है, शोषण होता है। यहाँ से क्या सभी लोग बम्बई चले जाएंगे तो सबका जिंदगी अच्छा हो जाएगा? नहीं, वीरान हो चुका है गांव। चलिए हमारे गांव देखिए, नवयुवक नहीं मिलते हैं बूढ़े बुजुर्ग को पानी देने वाले। क्यों? क्योंकि आप जूट यहाँ उपजाते हैं, जूट को मिट्टी के भाव जाता है, ट्रक पे लद के जाता है कि नहीं, ट्रैक्टर पे। जब तक कच्चा माल यहाँ से पक्का माल बनकर नहीं जाएगा, गरीबी नहीं हटेगा। जब तक अमीरी रेखा नहीं लागू होगी, अमीरी सीमा नहीं होगी, गरीबी नहीं हटेगा। गरीबी बहुत साल पहले खत्म हो चुकी होती भारत से, अगर भारत में पूंजीपतियों का, खरबपतियों का और भ्रष्ट नेताओं का साठ गांठ नहीं होता। चलिए, बातें बहुत है, लेकिन हम लोगों को कुछ कर गुजरना है, एक शुरुआत करना है। देखते हैं परमात्मा की कृपा से वो काम शुरुआत होती है कि नहीं। मैं चाहता हूं आपके लिए कोई भगवान नहीं आएंगे अमीर बनाने के लिए। आप सब मिलकर कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएं और कोऑपरेटिव सिस्टम बनाकर कुछ पैसे जमा कर कुछ न कुछ अपने पास में उद्योग, महिलाएं भी पुरुष भी शुरू करें। धीरे धीरे 5-10 हजार रुपए इनकम होगा तो पलायन बंद होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा हीरा होता है मानव। जिस क्षेत्र से मानव का पलायन शुरू हो जाए वहां कंगाली शुरू हो जाती है। इसलिए मानव का पलायन रोकना सबसे पहली जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं, 2 बात पर पहले अमल करते हैं, तब हम आपसे मिलेंगे। वो है कि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उद्योग शुरू हो। आज एक सुई से लेकर चप्पल तक जदिया में नहीं बनता है, जबकि टीवी से लेकर मोबाइल और कार तक, मोटरसाइकिल तक आप जदिया में खरीदते हैं। आप उपभोक्ता बन चुके हैं। अंग्रेज यही चाहता था कि रुई लेके जाएं, कपड़ा बना के ला दे और महंगा पैसा कमाए। ये व्यापार नहीं है, ये है गद्दारी देश से, ये है लूट। इस लूट को रोकना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी बात बताते हूं। मैं जब मथुरा में गया था, मैंने पूछा भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख ही क्यों टांगते थे अपने सिर पर? मोर के पंख ही क्यों? सोना चांदी की कमी नहीं होती, मोर की पंख क्यों? तो मुझे जो जवाब मिला मैं पूरी जीवन में नहीं भूलूंगा। भगवान कृष्ण का भी सोच था कि पहले जो आस पास मिले उससे उसका उपयोग